नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में से भवानी प्रसाद मिश्र रचित घर की याद कविता के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते समय कवि महोदय गिरफ्तार हो चुके थे। तो एक दिन जब वे कारागार में थे, रात्रि के समय वर्षा हुई और उस वर्षा के सुहाने मौसम में उन्हें अपने घर की याद सताने लगी। घर के हर सदस्य को, माता पिता भाई बहनों को वे याद करने लगे और व्याकुल होने लगे। आज जो हम अंश पढ़ने जा रहे हैं उसमें वे पिता का जिक्र कर रहे हैं। पढ़ती हूँ मैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा। अभागा मने जिसका भाग्य अच्छा न हो। और सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा मतलब सोना अच्छा होता ही है और उस पर भी सुहागा मने और भी श्रेष्ठ। तो सोने पर सुहागा मतलब और भी श्रेष्ठ। तो यहाँ कहावत का प्रयोग हुआ है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, मतलब उनके मन में प्रेम की भावनाएं बहती रही है। तो कवि कह रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा। 4 भाई और बहन के बारे में वो बता रहे हैं और वे 5वें भाई हैं कि मैं अभागा हूँ क्योंकि वे इस वक्त अपने परिवार से दूर रहें। और वे कह रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं। मैं भले ही अभागा हूँ कि मैं अपने परिवार से, घर से दूर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। मेरे चारों भाई जो हैं वो सोने जैसे हैं और मैं उन पर सुहागा मने उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ अपने पिता की नज़रों में हूँ, क्योंकि पिता की नज़रों में उनका बेटा जो है, ये 5वां बेटा, वह देशभक्त है और देश प्रेमी है। देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहा है। तो चारों बेटे हो सकते हैं वो साधारण हों, अच्छा जीवन जी रहे हों, लेकिन ये उसके अंदर एक विशेष बात है 5वें बेटे में कि वह देशभक्त है और स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। इसलिए उनके पिता के मन में इस पुत्र के लिए विशेष प्यार है, विशेष लगाव है और विशेष दर्जा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे चलते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। उनके पिता अपने जो नियमित दिनचर्या थी, कसरत, गीता पाठ वगैरह करके जब नीचे आए होंगे और अपने बच्चों की तरफ उन्होंने देखा होगा, अपने भाई बेटों की तरफ, बेटी की तरफ, तब उन्हें ये लगा होगा कि मेरे चारों बेटे तो यहाँ हैं, लेकिन जो मेरा सोने पर सुहागा, जो मेरा सर्वश्रेष्ठ बेटा है, वो यहाँ नहीं है। तो आज उनके स्वर्ण बेटे, तो उनके सोने जैसे योग्य बेटे भी उन्हें कमतर लगे होंगे। हेटे मने कम, छोटे, तुच्छ, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। उन्हें लगा होगा कि ये जो चारों बेटे हैं वो इन्हें कमतर लगे होंगे मेरे सामने, मेरी अपेक्षा, और उन्हें मैं सुहागा लगा होऊंगा, लेकिन मैं बंधा बैठा हूँ अभागा। लेकिन मैं आज यहाँ कारागार में कैद हूँ और मैं अभागा हूँ, जो मैं अपने परिवार से, अपने माता पिता से, भाइयों से सबसे दूर हूँ और मेरे पिता माता भी मेरी याद में दुखी हो रहे हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कविता की भाषा बहुत ही सरल है, छोटी छोटी पंक्तियाँ हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं और मुहावरेदार भाषा है। तद्भव शब्द, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो पिता को दुखी या व्यथित देखकर उनकी माँ ने कहा होगा, और कि माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। उनके मन में भी कितना दुख रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल करके, अपने हृदय को मजबूत करके पिताजी से कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, कि आपकी आँखों में पानी क्यों है, आपकी आँखों में आंसू क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो बेटा है भवानी, वह वहाँ अच्छा ही होगा, वह जेल में अच्छा ही होगा, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के लिए, बहुत ही अच्छे से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए जेल गया है, इसलिए वह वहाँ बहुत ही प्रसन्न और अच्छा ही होगा। आप उसके लिए क्यों आंसू बहा रहे हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यह तुम्हारा मन समझकर मतलब तुम्हारे मन की भावनाओं को समझकर, क्योंकि तुम भी देशभक्त हो।
क्योंकि तुम भी देशभक्त हो और तुम्हारा पुत्र भी देश से प्रेम करता है, तो वह तुम्हारी भावनाओं को ही समझ करके कि जो मेरे देशभक्त पिता हैं, मेरे इस कार्य से वे आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारी भावनाएं समझकर और अपनापन समझकर और तुम्हारी इन्हीं भावनाओं से अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए वह गया है। सो ठीक ही है, मतलब जो भी हमारे पुत्र ने किया है वह अच्छा ही किया है, उचित ही किया है, क्योंकि तुम्हारा भी मन या तुम भी वैसे ही देशभक्त और देश प्रेमी हो और तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए ही उसने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। यह तुम्हारी लीक ही है, मतलब ये तुम्हारा ही कार्य है, तुम भी ऐसे ही लीक पर चले हो और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी इसी लीक पर चल रहा है। मतलब जो मार्ग आपके द्वारा चुना हुआ है उसी मार्ग का अनुकरण आपका पुत्र भी कर रहा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। देखिए मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है कवि जी ने। पाँव जो पीछे हटाता मतलब पैर पीछे हटाना, किसी रास्ते पर आप आगे चल रहे हो और बीच में ही रुक जाना या पीछे हट जाना। कोख को मेरी लजाता, माँओं के पुत्र, किसी भी माता का पुत्र अगर अच्छा कृत्य करता है तो वह उन्हें गौरव का अवसर प्रदान करता है, लेकिन अगर वह कोई कार्य बीच में छोड़ देता है या कोई कार्य अधूरा छोड़ देता है या कोई निम्न स्तर का कार्य करता है तो माँ की कोख लज्जित होती है, माँ उस पुत्र पे लज्जित होती है। तो यही माँ कह रही है कि अगर वो इस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए जब जेल जाने का समय आया और अगर वह पीछे हट जाता, पाँव जो पीछे हटाता, पाँव पीछे हटाता, अगर वह भयभीत होकर या कमज़ोर पड़ करके जेल न जाता तो मेरी कोख को भी लजाता, मेरी कोख भी उसके इस कृत्य से लज्जित होती। इसलिए इस तरह हो न कच्चे, इसलिए आप उसे याद करके और उसके बारे में सोच करके अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ। रो पड़ेंगे और बच्चे, आपको रोता हुआ देख करके ये अन्य जो भाई बहन हैं उसके वे भी रो पड़ेंगे। इसलिए आप अपने मन को कमज़ोर न करिए और गर्व करिए कि हमारे बेटे ने आपके मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे गौरव को और हमारे गर्व को बढ़ाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सरल भाषा शैली है, प्रसाद गुण है और यहाँ जो है वात्सल्य रस और करुण रस दोनों की ही सृष्टि हो रही है, क्योंकि माता पिता का प्यार जो छलक रहा है, वात्सल्य पक्ष में भी वियोग है क्योंकि पुत्र उनसे दूर है और वे उसको याद करके उनके बारे में सोच रहे हैं। आगे चलें। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। धीर मने धैर्य। जब माता ने ऐसे वचन कहे होंगे कि भाई आप इस तरह से कमज़ोर न पड़िए, आपको रोता हुआ दिख करके और भाई बहन भी रो पड़ेंगे और उसने जो भी किया है उसे हमारे गौरव को बढ़ाया ही है। तब पिताजी ने कहा होगा कि हाय कितना सहा होगा, मतलब उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी व्यथा को सह करके, दर्द को सहन करके कहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ और मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ। जब व्यक्ति दुखी होता है और दूसरा व्यक्ति उन्हें ढाढ़स बंधाता है तो वह व्यक्ति भी अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए और दूसरे को, सामने वाले को भी ढाढ़स बंधाते हुए ऐसी ही बात कहता है कि कम मैं कहाँ रो रहा हूँ। भले वो रो रहा हो फिर भी वो यही शब्द बोलते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ और न मैं धीरज खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। तो माता पिता के दर्द की, माता पिता की व्यथा की ऐसी कल्पना करके कवि अपने आप पे कल्पना कर रहे हैं कि माता पिता में किस तरह का संवाद हो रहा होगा मुझे लेकर के, किस तरह से वे एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे होंगे। ये सोच करके वे कहते हैं हे सजीले हरे सावन, जैसे वे इस बरसते हुए सावन को अपना संदेशवाहक बना के कह रहे हैं कि हे सजीले, हे सजीले, हे सजे हुए, हरियाली से सजे हुए हरे सावन, हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बहुत ही शुभ हो और बहुत ही पवित्र हो। ऐसे मेरे सुंदर सजीले हरे भरे सावन तुम बरस लो, तुम बहुत बरस लो। मतलब ये जो वर्षा की झड़ी लगी हुई है, कवि अभी चाह रहा है कि ये वर्षा होती रहे, लगातार वर्षा होती रहे, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिता की आंखें न बरसे, वे मुझे याद करके न बरसें। इसलिए वो कह रहे हैं सावन से कि तुम बरस लो लेकिन मेरे पिता की आंखों को बरसने मत दो, पाँच वे को वे न तरसें, वे अपने पाँचवें पुत्र को न तरसें, उसकी याद में न तरसें और वे रोएं न। इसलिए वे बरसात से, सावन से निवेदन कर रहे हैं कि तुम बरस लो, तुम जी भर के बरस लो, रात भर बरस लो, घनघोर बरस लो, लेकिन मेरे पिता के दुख को कम कर दो, मेरे पिता का दुख कम रहे, वे मुझे याद करके न रोएं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। बस शब्द का प्रयोग करके कवि ने इस अंश में
बहुत ही सौंदर्य पैदा कर दिया है, भाव सौंदर्य पैदा कर दिया है। कह रहे हैं मैं मज़े में हूँ सही है। वे सावन को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि जैसे वह जाकर के अपने मेरे पिता को, मेरे माता को, मेरे घर के हर सदस्य को संदेश दे कि मैं मज़े में हूँ, कि मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ, मज़े में हूँ, स्वस्थ हूँ, मंगल हूँ, प्रसन्न हूँ, और यही सही है, यही सही है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, बस इतना ही अंतर कि मैं घर में नहीं हूँ और यहाँ कारागार में हूँ, बस इतनी सी बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि ने ये कह तो दिया कि बस इतनी सी बात है कि मैं घर में न होकर के जेल में हूँ, लेकिन यह बस ये जो थोड़ी सी बात कही है, ये जो इतनी सी बात कही है, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी बस से सब विरस है। क्योंकि बात भले ही मामूली है कि कवि घर में न होकर जेल में है, लेकिन यही अलगाव, यही दूरी से उन लोगों का जीवन भी नीरस हो गया है, विरस रसहीन है, और मेरा जीवन भी रसहीन है। मतलब पुत्र माता पिता और भाई बहनों से अलग है, इसी वजह से कि वह जेल में बंद है। वे सब तो घर का आनंद ले रहे हैं, घर के अंदर आनंदित है, सबके साथ हैं, लेकिन इस अलगाव ने उनके जीवन को भी रसहीन और फीका बना दिया है, और मेरे जीवन को भी रसहीन और फीका बना दिया है। बात भले ही मामूली है, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि आगे कह रहे हैं सावन को कि उनसे ये कहना, मेरा ये संदेश देना, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत मज़े में हूँ, लेकिन मैं यहाँ व्यथित हूँ, मैं भी उन्हें याद करके रोता हूँ, लेकिन ये हकीकत तुम उनसे मत कह देना, उन्हें तुम धैर्य देना, उन्हें धीरज बंधाना, और उन्हें कहना कि मैं लिख रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर भी अपना कवि कर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ रचनाएं लिख रहा हूँ, और उन्हें कहना मैं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई भी करता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ मतलब बिना कार्य किए हुए नहीं रहता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, और जो जेल में जो भी सज़ा के रूप में या जो भी कार्य दिया जाता है, मैं उस काम को भी पूरा करता हूँ और नाम करता हूँ, और इस तरह से मैं पढ़ लिख करके और कामकाज करके, अपना कामकाज पूरा करके, नियमित रहकर, अनुशासित रहकर अपना नाम भी कर रहा हूँ और आपका नाम भी रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मुझे सब चाहते हैं, यहाँ मुझे सभी चाहते हैं, सभी प्यार करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। भले ही मैं घर से दूर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सभी प्यार करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें कहना मुझे लेकर किसी भी तरह का शोक, माने दुख, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की पीड़ा, किसी भी तरह का दर्द महसूस न करें वो। इसलिए मेरे बारे में ऐसी ही बातें कहना कि मैं यहाँ पढ़ लिख रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, और आपके नाम का भी गौरव बढ़ा रहा हूँ, और अपना नाम भी गौरवान्वित कर रहा हूँ। इसलिए वह किसी भी तरह का दुख न मनाएं। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। और आगे कह रहे हैं कवि कि उन्हें कहना मैं यहाँ बहुत मस्त हूँ, बहुत मज़े में हूँ, बहुत खुश हूँ, और कातने में व्यस्त हूँ, और मैं हमेशा चरखा कातता हूँ कि गांधी जी के आदर्शों पर चलकर मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, और आज मैं जेल में भी उनके आदर्शों पर चलता हुआ चरखा भी काटता हूँ, चरखा काटने में व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, और मेरा वजन 70 शेर हो गया कि मैं यहाँ बहुत सारा खाना खाता हूँ, भरपेट खाना खाता हूँ, भरपेट भोजन करता हूँ, और इससे मेरा वजन बढ़ करके 70 किलो हो गया है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ खेल कूद भी करता हूँ, मतलब मैं खेलता भी हूँ, कूदता भी हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और मैं किसी दुख को दुख नहीं समझता, बल्कि दुख का डटकर मुकाबला करता हूँ। पहली बात तो कोई दुख यहाँ है ही नहीं, और अगर कोई थोड़ा बहुत कष्ट होता है तो मैं उसका सामना करता हूँ और उसको आगे भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं यहाँ बहुत मस्त हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं। ऐसे मत कह देना कि मैं यहाँ मुरझाया हुआ रहता हूँ, या दुखी रहता हूँ, या व्यतीत रहता हूँ। मैं यहाँ बहुत मस्त रहता हूँ, खेलता कूदता हूँ, बहुत खाना खाता हूँ, और मेरा वजन भी बढ़ गया है, और सभी मुझे यहाँ बहुत प्यार करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि माता पिता को ढाढ़स बंधाने के लिए, सावन को ये सब संदेश, ऐसा संदेश देने के लिए कह रहे हैं ताकि उनके लिए अनुकूलता रहे और वे लोग मेरी चिंता न करें। लेकिन फिर भी कवि के हृदय में ऐसा दुख हो जाता है कि मैं
क्या कह रहा हूँ, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कि जो भी तुम देख रहे हो यहाँ वास्तविकताएं या जो सच्चाई जो यथार्थ है, तुम ऐसा मत कह देना। जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही कहना, जो तुम यहाँ देख रहे हो वह मत कहना। कह न देना जागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं आप सभी को याद करके यहाँ रात रात भर जागता हूँ और आदमी से भागता हूँ। मैं सबसे बचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे घर की याद सताती है। यहाँ मुझे किसी से भी मिलना या बात करना अच्छा नहीं लगता। कवि जब व्यथित होते हैं अपने घर परिवार की याद में तो वे सबसे बचने की कोशिश करते हैं, सबसे दूर दूर रहते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, न किसी से बातचीत करते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मत कह देना कि मैं जागता हूँ और आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं यहाँ चुप रहता हूँ, लेकिन ये बात भी वहाँ मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ, खामोश रहता हूँ। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं यहाँ खुद को भी भुला हुआ हूँ, खुद को भी भुला बैठा हूँ कि मेरी जो हालत है, जो भी मेरी व्यथा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस हाल में हूँ, मैं कौन हूँ। मैं खुद अपने आप को भूला हुआ हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि ये सब कहते हुए भी सावन से अनुरोध कर रहे हैं कि लेकिन ऐसी कोई बकवास तुम मत कर देना कि उन्हें किसी तरह का शक हो जाए कि मैं यहाँ परेशान हूँ, दुखी हूँ या व्यथित हूँ। देखना कुछ बक न देना, कोई अनर्गल बात मत कह देना, कोई बकवास मत कर देना और उन्हें कोई शक न देना कि उन्हें संदेह होने लगे मेरी खुशी पर, मेरी मस्ती पर। जो संदेश मैं भेज रहा हूँ उन्हें वह झूठ लगे, ऐसी कोई बात तुम मत कह देना। छोटी छोटी पंक्तियाँ छोटे छोटे वाक्यों में और बहुत ही सरलता से कवि ने अपने मन की भावनाएं व्यक्त की हैं। बहुत ही सरल प्रसाद गुण है, बहुत ही सहज और भावों को व्यक्त करने में सक्षम है। ऐसे शब्द, ऐसी भाषा शैली उनकी है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। तो वे सावन से अनुरोध करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे सजीले सुंदर हरे भरे सजे हुए सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम मेरे पुण्य साथी हो, पवित्र हो, शुभ हो, तुम बरस लो वे न बरसें। वे बरसात से यही निवेदन कर रहे हैं, सावन से यही आग्रह कर रहे हैं कि तुम बरस लो, तुम जमकर बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता इस पांचवें पुत्र को याद करके न तरसें और उनकी आंखें न बरसें। तुम मेरी प्रसन्नता का समाचार उन्हें देना ताकि वे खुश रहें। इस तरह से कवि महोदय ने अपने परिवार से उनका कितना लगाव है और परिवार को उनसे कितना लगाव है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जेल की व्यथाएं, जेल के कष्ट भोगते हुए भी वे अपने परिवार को सांत्वना का संदेश भेज रहे हैं, जबकि वे जानते होंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में किस तरह से कष्ट और यातनाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी कवि उन्हें सहन करते हुए भी अपने परिवार की चिंता और फिक्र है उन्हें कि वे मेरे कष्टों से दुखी हो रहे होंगे, इसलिए वो इस तरह से अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी कविता में बहुत ही सुंदर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, तुकबंदी मतलब पंक्तियों के अंत में तुकांतता है, तुक है और अंत्यानुप्रास अलंकार है। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसे। स रे ब वर्णों की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पूरी कविता में प्रसाद गुण है, करुण रस और वात्सल्य रस की बहुत ही सुंदर छटा बिखरी हुई है। ठीक है, समझ में आ गई आपको कविता? आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँगी, जब भी नया वीडियो बनाऊँगी, आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।